आप सबको याद होगा कि 2014 में हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की थी कि देश को आर्टिकल 370 के बारे में बहुत जानकारी थी, उसके बारे में बहुत कुछ बताया गया, कुछ राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो में एक लंबे समय तक था। तब हमने ये शुरू किया कि आर्टिकल 370 की चर्चा इस देश में बहुत हुई, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक, उससे ज़्यादा डेंजरस जो धारा थी, जो भारत के संविधान में 24 मई 1958 को राष्ट्रपति पे दबाव डाल करके एक आदेश को जोड़ा गया, उसका नाम था आर्टिकल 35A। जहां तक मैं और तमाम दूसरे लोग, चाहे वो मेजर जनरल GD बख्शी साहब हों, कर्नल R सिंह साहब हों, सुशील पंडित हों, अंकुर शर्मा साहब हों, ललित अंबरदार हों, हम सब लोग राजनीति में क्या हो रहा है, राजनीतिक दल ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, कौन सी पॉलिसी आई, इकोनॉमी में पॉलिसी कितनी अच्छी है, बुरी है, ये तमाम सारे हमारा कोई मुद्दा नहीं है। इसके लिए देश में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों पार्टियां हैं, करोड़ों लोगों को सवाल उठाना चाहिए। हम सब लोगों के डिस्कोर्स में राष्ट्र है, और राष्ट्र और देश में बहुत फर्क होता है। इसलिए हम तमाम सारे लोग उन मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं जिससे राष्ट्र खतरे में है। राष्ट्र के साथ जो जघन्य अपराध राजनीतिक दलों ने, सत्ताओं ने किए हैं, हमारे लिए वो मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और उसके अलावा किसी राजनीतिक दल, किसी पार्टी, किसी विचारधारा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारी बातचीत से किसी को फ़ायदा हो सकता हो, हमारी बातचीत से किसी को नुकसान हो सकता हो, ये एक दीगर बात है। जिस तरीके से आर्टिकल 35A का मुद्दा हमने उठाया पूरे देश में, हमें खुशी है कि 2019 में जब चुनाव हो रहे थे, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि सत्ताओं के लिए वो मुद्दे जिससे वो सत्ता में पहुंचे, वो महत्वपूर्ण होते हैं। आर्टिकल 35A भारत की इस वक्त की रूलिंग पार्टी के मैनिफेस्टो में पहली बार छपा कि हम आर्टिकल 35A को भी हटाएंगे। उसके बाद हम सबको ये यकीन हो गया कि राजनीतिक दल अपनी राजनीति करें, सरकार की अपनी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, कब करेंगे, कैसे करेंगी, किसको करेंगी, किसको नहीं करेंगी। लेकिन आज संचार क्रांति के इस दौर में अगर आप अपनी बातों को तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, फैक्ट एंड फिगर के साथ रखें और उनसे होने वाले राष्ट्र को नुकसान के बारे में अगर जागृत कर दें, तो इस संचार क्रांति के माध्यम से आपको वेरीफाई भी लोग करते हैं, क्रॉस चेक भी करते हैं, और अगर आपकी बात सच है और लोगों की समझ में आती है तो एक जन सैलाब जो है उस बात को उठाता है और उससे राजनीतिक दल दबाव में आते हैं। इसी तरीके के एक मुद्दा है जो शायद आपको भी शायद नहीं पता होगा, हमको भी शायद नहीं पता था, इसलिए वो मुद्दा हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। 1922 में जब भारत में अंग्रेजों का रूल था, उस वक्त वक्फ प्रॉपर्टी कानून बना था। उसके बाद 1956 में नेहरू जी की सरकार ने उसमें अमेंडमेंट किया। फिर 1995 में PV नरसिम्हा राव ने उसमें फर्दर अमेंडमेंट किया। और जितनी भी मेरी बातचीत है, देश भर में मैं जहां भी जाता हूं, आम आदमी को ऐसे मुद्दों का पता नहीं है।
और ये मुद्दे आम आदमी से भी जुड़े हुए हैं और खरबपति और अरबपति से भी जुड़े हुए हैं। 1995 में वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट जो अमेंडमेंट होके लागू हुआ, वो 2013 में कानून बन गया, संसद ने उसे पास कर दिया। अब उसमें क्या ऐसी बात है जो मुझे लगता है या आपको लगता होगा कि इस मुद्दे को उठाने की क्या ज़रूरत है या क्यों उठाया जा रहा है या इसमें कहाँ राष्ट्र आ रहा है, तो मैं आपको उसका थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहता हूं। जिस तरीके से आपको याद होगा कि भारत के संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 ये कहता है कि भारत के अंदर जो भी नागरिक है, उसका रंग क्या है, उसका मजहब क्या है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, अमीर है गरीब है, सारे लोग देश के आर्टिकल 14 के तहत संविधान के सामने सब बराबर हैं। लेकिन उसी समय जब ये प्रक्रिया चल रही थी, उसी समय आर्टिकल 14 को वायलेट करते हुए आपने देश में 25 से 30 तक आर्टिकल बनाए, आर्टिकल 30 बनाया और उसमें से कहा कि इस देश में मुसलमानों को अपने मजहब की तालीम, अपने दीन की तालीम देने के लिए अलग से वो अपने इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। इसी तरीके से देश को बिना बताए 1993 में मंदिर आंदोलन के बाद जो स्थिति उपजी, उसमें सरकारों ने बिना किसी बेसिस के, बिना किसी डेफिनेशन के यकायक एक अनाउंसमेंट कर दिया और कहा कि भारत के अंदर 5 मजहब अल्पसंख्यक हैं। उसमें बौद्ध है, ईसाई है, सिख है, मुसलमान है और एक और कौन है, और पारसी, सॉरी। अब ये 5 पंथों को कहा कि साहब ये अल्पसंख्यक है देश के अंदर, और उसके फौरन बाद ही आपने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बना दिया। आपने भारत के संविधान को ब्लेटेंटली फिर दोबारा से इरोड किया, उसकी फिर अवहेलना की और ये 1993 में बन गया और ये चल रहा है। हम लोगों ने जब सरकार से आरटीआई लगा के ये पूछा कि इनको जब घोषित किया गया, पारसीज को, सिख को, बौद्ध को, क्रिश्चियन को और मुसलमानों को, तो व्हाट वर द बेसिस, किस बुनियाद पे आपने कहा कि ये माइनॉरिटी हैं? कोई तो बेसिस होगा। तो हमने यूएनओ के अंदर जो माइनॉरिटी की डेफिनेशन है, जो उनके चार्टर में माइनॉरिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि टोटल पॉपुलेशन का 1.5, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो, चाहे वो रिलीजियस हो, वो माइनॉरिटी माना जाएगा। ये यूएनओ का लॉ है। जब हमने यहां आरटीआई के माध्यम से पूछा तो सरकार के जवाब में यह आया कि 1993 में जब 5 पंथों को माइनॉरिटी घोषित किया गया, तो ना तो उसकी कोई परिभाषा तय की गई है, ना ही कोई उसका बेसिस तय किया गया है, सिर्फ ये एक अनाउंसमेंट कर दिया गया। अब उसका डिस्क्रिमिनेशन ये है कि 2011 का सेंसस ये कहता है कि देश में 40,000, ओनली 40,000 पारसी हैं, 1.5% सिख है, 3% ईसाई है, 1% के आसपास बौद्ध है और 16% मुसलमान है। तो सवाल यह उठता है कि सरकार ने एक गैर संवैधानिक काम किया कि संविधान की जो धारा या रूह है या उसकी आत्मा है कि जब सब बराबर हैं, तो फिर ये अलग अलग रेवड़ी क्यों बांटी गई? तो सरकार की आरटीआई में आया है, हमारे पास कोई इसका बेसिस नहीं है, ना हमको इसकी डेफिनेशन पता, ना सरकार के पास कोई इसका इस किस्म का कोई दस्तावेज है। अब उसके बाद आगे चलिए आप, फिर 1995 में आपने
वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया। और वहां से फिर आप आगे चलें तो पता चलता है कि 2005 में पाकिस्तान पंजाब शहर के चकवाल डिस्ट्रिक्ट में एक साहब पैदा हुए 1923 में, और एक और साहब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पैदा हुए। ये दोनों लोग पार्टीशन के वक्त भारत आ गए। ये पृष्ठभूमि इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उसको समझ सकें कि कोई फैक्ट आपके पास गलत नहीं हो। उसमें से एक देश के प्रधानमंत्री बने 2005 में, और एक साहब दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होकर रिटायर हुए। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो रिटायर होके हुए उनका नाम है राजेंद्र सच्चर। और जो साहब चकवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब से आए थे और भारत के प्रधानमंत्री बने उनका नाम था मनमोहन सिंह। एक दिन यह घोषणा की गई, जिसका कहीं कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कि भारत के मुसलमान जो हैं बहुत ही उनकी दयनीय स्थिति है, आर्थिक, सामाजिक और हर क्षेत्र में वो बहुत पिछड़े हुए हैं। लिहाजा बातों बातों में राजेंद्र सच्चर साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप पता लगाएं कि मुसलमानों की स्थिति क्या है। और उन्होंने एक रिपोर्ट बना के दी 2006 में, और उस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें की गई और रिपोर्ट के ऊपर अमल शुरू हो गया। और आज सच्चर कमीशन के तहत 5,500 करोड़ का बजट है जो मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट में खर्च हो रहा है। आपने उसका फिर दोबारा से संविधान का वॉयलेशन किया। लेकिन इस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं कि कोई भी ऐसा प्रस्ताव जिसे संसद पास करे, कोई भी ऐसा प्रस्ताव जिसे संसद पास करती है तो उसे राष्ट्रपति के साइन होते हैं, तब उस पर अमल होता है। सच्चर कमेटी के बारे में ना तो वो पास हुई है, ना ही राष्ट्रपति के उस पर साइन हुए हैं। लेकिन 2005 से एक तरफा भारत के संविधान के आर्टिकल 14 को रौंदते हुए एक खास मजहब के लोगों को सिर्फ इसलिए कि वो वोट बैंक है, आपने माइनॉरिटी कमीशन दिया, आपने सच्चर कमीशन दिया, फिर 1995 में आपने वक्फ बोर्ड कानून दे दिया, और 2013 में भारत की संसद ने वो कानून पास कर दिया। तो वक्फ बोर्ड जो है उसके एम्प्लॉय पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। और वक्फ बोर्ड जो कानून है 2013 का, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट, सॉरी, उस कानून की धारा आर्टिकल 40 में जो कुछ लिखा है उससे देश खतरे में होगा, उसका सरकार का काम है, सरकार करे। मैं जिस मामले को मुद्दा बना रहा हूं वो ये है कि इससे राष्ट्र खतरे में है। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 की धारा 40 ये कहती है कि वक्फ बोर्ड के 2 कारिंदे, क्लर्क, इस देश में किसी जगह भी खड़े होकर के, राष्ट्रपति हो या अंबानी का घर हो या कोई जगह हो, अगर वो ये महसूस करते हैं, सिर्फ उनको महसूस करना है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है, कोई प्रूफ नहीं देना है, इफ दे फील कि दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बिलोंग टू वक्फ बोर्ड, तो धारा 40 का अगला लाइन ये कहता है कि वक्फ बोर्ड के वो 2 कारिंदे, they will order the competent authority of that area, whether it is district magistrate or SSP or SP or SHO or municipal corporation, to vacate this place within 24 hour or 48 hour or 78 hour and hand over the key to the वक्फ बोर्ड। इसमें जिस आदमी की प्रॉपर्टी है उसके पास उस प्रॉपर्टी के कागजात के अलावा तो कोई और प्रूफ है नहीं। लेकिन उसमें जो आगे बंधन है वो ये है कि एक शरीफ आदमी
उन कागजों के साथ कोर्ट जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 यह कहता है कि हाई कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं करेगी और जिसकी प्रॉपर्टी छीन ली गई है इस इल्लीगल कानून के तहत, वो दोबारा से वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल में जाके अपील करे। तो उर्दू में एक कहावत है कि जो आपके कातिल हैं वही आपके मुंसिफ भी हैं। अब इस एक्ट के माध्यम से पूरे देश में 2013 से लेकर 2021 तक एक नया फैशन इस देश में चला है और आम जनता ये समझती है कि ये पुलिस का काम है। ये पुलिस का काम नहीं है। हाईवे पे मस्जिद, हाईवे के नीचे मजार, सरकारी जमीन पे मजार, इलेक्शन कमीशन के बराबर में मजार, रेड क्रॉस रोड पे मजार, एयरफोर्स भवन के सामने मस्जिद। उनको ये प्रूफ नहीं देना है कि ये हम क्यों बना रहे हैं, वो मानते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी पे बनी हुई है। इसकी जिंदा मिसाल आप लोगों के संज्ञान में आई होगी, इसलिए कह रहा हूं। इलाहाबाद में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जिनका नाम था पंडित चंद्रशेखर आजाद। उनके नाम से एक पार्क बना हुआ है, एल्फ्रेड पार्क। उस एल्फ्रेड पार्क के अंदर आज तक ना कोई मजार थी, ना कोई कब्र थी, ना कोई मस्जिद थी। वहां यकायक मस्जिद भी बन गई, मजार भी बन गई और सारे खेल शुरू हो गए। हमारी टीम के एक सदस्य विष्णु शंकर जैन, जिनके पिताजी हरिशंकर जैन साहब, जो राम जन्मभूमि मामले में एक हिस्सा थे, उन्होंने इस पे अपील की कि यहां तो इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर नहीं था, ये यकायक यहां स्ट्रक्चर कैसे आ गया। हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब ये अपील हुई तो वहां के चीफ जस्टिस साहब, उस दिन एक्टिंग चीफ जस्टिस थे कोई, उन्होंने सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को बुला करके काफी कुछ डांटा फटकारा। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने, मुसलमानों ने उस पर यह क्लेम कर दिया है कि देखिए साहब, हमारे रिकॉर्ड में यह लिखा हुआ है। यानी एक ऐसा सफेद झूठ जो बिल्कुल पब्लिक के सामने, जिसको आप झुटला नहीं सकते, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा साहब सन फलाने में हमारे डॉक्यूमेंट, उनके पास कहां से औरंगजेब या बाबर उनको डॉक्यूमेंट दे गया था ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो झूठा भी डॉक्यूमेंट है तो भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो इस तरीके की घटनाएं इस देश में इतनी बढ़ रही हैं कि आपको जगह जगह सरकारी जमीनों पे मस्जिदें बन रही हैं, कब्रें बन रही हैं, दरगाह बन रहे हैं। ये रूटीन मैटर हो गया है। पुलिस को आप शिकायत करते हैं, पुलिस के पास उनको हटाने का कोई कानून नहीं है। तो लोगों को जब ये पता नहीं था, तब पता चला कि वक्फ प्रॉपर्टी के तहत इस तरीके की नंगा नाच करने की एक तरफा इस देश के मुसलमानों को सरकारों में बैठे हुए लोगों ने छूट दी है। सरकार में जो लोग हैं या जो लोग थे जब ये बना, उन लोगों का अपना क्या एजेंडा है मैं नहीं जानता। मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे पे देश के लोगों को अवेयर करें, पता करें कि जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जंग करने की तैयारी कर ली गई है, हर सड़क पे, हर गली में, हर पार्क में, सब जगह ये हो रहा है, ये इल्लीगल है। इस मुहिम को हम पिछले 3-4 महीने से शुरू की है और ये हमारा मुद्दा होगा। सरकारें क्या करती हैं नहीं करती हैं, मैं सरकारों के बारे में कभी भी न कोई अच्छी या बुरी टिप्पणी करता। मेरा मानना है कि अगर आम नागरिक किसी मुद्दे को मुद्दा बनाएगा तो मुद्दा बनेगा, नहीं तो सरकारें अपने स्वार्थ के हिसाब से, अपने नफे नुकसान के हिसाब से चीज़ों को मुद्दा बनाती हैं। लिहाजा मैं ये मानता हूँ कि 1946 में जब भारत के अंदर चुनाव हो रहा था, उस वक्त मुस्लिम लीग का एक नारा था। उस वक्त के जो सारे रिजल्ट हैं वो भी आपकी नॉलेज में होंगे कि 1946 के जब चुनाव हुआ तो क्या रिजल्ट आया था। देश भर में 1585 नेशनल असेंबली की, हमारे यहाँ असेंबलीज की सीट थी टोटल, उसमें 492 सीटें
मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। और मुस्लिम लीग का नारा था, लड़ लड़ के लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। ये उनका नारा था। और ये नारा आप जो इलेक्शन के जो सारे आर्काइव में डॉक्यूमेंट रखे उसमें सब कुछ मौजूद है। पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान बना तो ना तो कबूतर उड़ रहे थे और न गुलाब का फूल नजर आ रहा था। 11 से 21 लाख लोगों की लाशों के ऊपर पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बन गया। अब भारत जो बचा भी, उसको आज मुझे लगता है कि नारा बहुत समय से सुनता रहा हूं, लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। इस नारे को जो लोग नारा समझते हैं, मैं समझता हूं कि वो किसी कंफ्यूजन में है। आज वो ताकतों ने इस देश के राजनीतिक दलों को इस तरीके से दलाल बनाया है कि वो सत्ताओं में बैठने के बावजूद भी उन्होंने राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी और संविधान विरोधी कार्य किए। इसलिए मैंने आपको 92, 93, 95, 2005 और उसके बाद 2013 के किस्से बताए। राजनीतिक दल बनते हैं, बिगड़ते हैं, टूटते हैं, सरकार आएंगी, चली जाएंगी। ये राष्ट्र रहेगा। ये राष्ट्र कोई सरकार नहीं बचाने वाली। सरकार अपनी सरकार बचाती है, पार्टियां अपनी सरकार बचाती हैं, कुछ वो और काम करती हैं, सड़क बनाती हैं, हवाई जहाज बनाती हैं। ये बनते बिगड़ते टूटते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि एक बार जो सड़क बन गई वो कई हजार साल तक रहेगी, या एक बार कोई रनवे बन गया। लेकिन राष्ट्र को बचाना ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। और आप कह सकते हैं कि राष्ट्र और देश में फर्क क्या है। राष्ट्र का एक बहुत छोटा सा अंग होता है जिसे देश कहते हैं। देश संविधान से चलता है, सरकार उस संविधान से बंधी होती है। उस सरकार का एक हिस्सा होता है जुडिशरी, एक होता है पुलिस, एक होती है सेना, और इस तरीके से वो पूरा का पूरा सिस्टम होता है जिसे आप देश कहते हैं। और देश एक जमीन का टुकड़ा होता है, उस टुकड़े की रक्षा करने के लिए सेना होती है। लेकिन राष्ट्र समाज चलाता है। राष्ट्र आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से चलता है। इसलिए भारत के हिंदुओं को यह गलतफहमी हो गई है कि हिंदुओं, ये जो जितने मंदिर हैं, इनको बचाने का काम सरकार का है, इसको बचाने का काम समाज का है। और जब समाज कायर और लालची हो जाता है तो स्टेट इनक्रोच करती है। इसलिए हिंदू समाज जब अपने राग में खोया हुआ है, अपने स्वार्थ में खोया हुआ है, तो कोर्ट यह तय करती है कि हिंदुत्व की परिभाषा क्या है। जिस कोर्ट का काम धाराओं के हिसाब से देश चलाना है, क्रिमिनल को सजा देना है, वो कोर्ट वो काम नहीं कर रही। वो सबरीमला के अंदर, जहां हजारों साल की परंपरा के बाद यह तय पाया गया कि कुछ साइंटिफिक कारणों से एक खास वजह पे, खास समय पे महिलाओं का उस मंदिर में जाना वर्जित है। अब कोर्ट के पास तो अपनी अकल है धाराओं की, तो कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि सबरीमला मंदिर के अंदर जेंडर जस्टिस नहीं है। तो पूरे सनातन को आपने अपनी तथाकथित ज्ञान से यह बात करने की कोशिश की कि सबरीमला में जेंडर जस्टिस होना चाहिए, महिलाओं का प्रवेश भी होना चाहिए। उन्होंने यह नहीं बताया कि उसी केरल के अंदर कई ऐसे मंदिर हैं जहां पुरुषों का जाना निषेध है। इसलिए जो हमारे गेरुआ वस्त्रधारी जो संत हैं, महंत हैं, एकड़ों एकड़ों के उनके पास आश्रम हैं, उनको यह काम करना चाहिए था, समाज को बताना चाहिए था कि सबरीमला में उस वक्त जब वो मंदिर में महिला जा सकती है, क्यों नहीं जा सकती, उस सबके साइंटिफिक कारण क्या हैं। क्योंकि मैं ये आज भी मानता हूं कि ओवर द टाइम इन मंदिरों को लेकर के, या जो लोग भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका अल्प ज्ञान या उनका स्वार्थ या लालच, उसने सही बात बता ही नहीं। इसलिए दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई साइंटिफिक चीज है तो वो है सनातन। शुद्ध रूप से साइंस है, उसे सही तरीके से कन्वे नहीं किया गया, बताया नहीं गया। इसलिए हर आदमी बैठे बैठे अपनी एक नई परिभाषा दे देता है और उसकी परिभाषा
उस समय उसके अपने स्वार्थ को तो पूरा कर सकती है, लेकिन राष्ट्र के खिलाफ होती है। तो हमारी खामोशी, हमारे लालच ने हिंदुत्व की परिभाषा भी सुप्रीम कोर्ट ने हमें बता दी, हमने उसको भी मान लिया। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट में एक वकील एक पीआईएल दाखिल करता है और उन्हीं जजेस के सामने जो हिंदुत्व की परिभाषा दे रहे थे कि कुछ जेंडर जस्टिस मस्जिद में भी होना चाहिए, वहां मुसलमान औरत और मर्द नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? तो उन्होंने कहा नहीं, हम इस पर फैसला नहीं दे सकते, एंड व्हाट इज योर इंटरेस्ट इन इट, यू आर नॉट ए पार्टी, ये कह के उन्होंने डिसमिस कर दी। तो हमको लगता है सरकार जो करती है वो तो अपनी जगह है। आपने संविधान को वॉयलेट किया, आपने भारत के कानून को वॉयलेट किया, और आप एक तरफा फैसला देने में तत्कालिक नजर आते हैं, और दूसरी तरफ आप कुछ भी बयान दे देते हैं, कोई भी फैसला दे देते हैं। लेकिन समाज में एक बात सबको ध्यान रखनी चाहिए, ये देश है तो सरकार है, ये राष्ट्र है तो सरकार है। सरकार से राष्ट्र नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए बनी है, हम सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं बने। तो ये जो गलतफहमी है कि सब कुछ वो तय करेंगे, हमें सिर्फ मानना है। और लोकतंत्र में जो 4 स्तंभ हैं, उन चारों स्तंभ में सबकी जवाबदेही है। एसएसपी साहब कुछ कर दें, आईजी कुछ कर दे, एक 12-20 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी से जाकर के एक एमपी जीत के आए, उसको ग्रिल कर सकते हैं जज साहब, एक आईपीएस को ग्रिल कर सकते हैं, एक आईएएस को ग्रिल कर सकते हैं। लेकिन इसी लोकतंत्र में जज साहब से किसी सवाल पूछने पे मानहानि कैसे हो सकती है? उनके फैसले के ऊपर भी कोई सवाल नहीं हो सकता है। उनके अपॉइंटमेंट जजेस के लेकर के अगर कोई सवाल खड़ा कर दे तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डराएंगे। आप देश की पार्लियामेंट मेजॉरिटी से कोई भी बिल पास करे, उससे तो बड़ी कोई अदालत नहीं है। तो अगर भारत की पार्लियामेंट ने संविधान की तमाम उसूलों को, बुनियादों को, उसके सारा फंडामेंटल्स को पूरा करते हुए जो भी बिल पास होते हैं मेजॉरिटी से होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि किसी ने माइनॉरिटी से आज तक किया हो, कि कोई सरकार कैसी भी रही हो। तो धारा 370 भारत के दोनों सदनों में बहुमत से पास हुई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई के ऊपर सवाल कैसे ले लिया? अगर किसी ने पिटीशन दी थी तो कहते कि अगर भारत की पार्लियामेंट ने इसे पास कर दिया तो खत्म हो गई बात। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर अलग से फैसला करे, अगर आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, इस मीन कि आप उस पर जजमेंट देंगे। तो ये कौन से लोकतंत्र की कहानी है भाई? ये मुद्दे पता होना चाहिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग देश भर में काम कर रहे हैं। बनारस आने का एक खास वजह यह है कि बनारस, आप जानते हैं कि भारत की दुनिया भर में आध्यात्मिक कैपिटल मानी जाती है, कल्चरल कैपिटल मानी जाती है। यहाँ बड़े ज्ञानी लोग मौजूद हैं। मेरे साथी हैं, मेरे गुरु भी हैं, उनकी ससुराल भी यहाँ बनारस में है। रॉ के पूर्व डायरेक्टर कर्नल RS सिंह साहब ने एक किताब लिखी थी, नो द एंटी नेशनल्स, इंग्लिश में ये किताब थी। उसकी बहुत ज़्यादा सेल हुई, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको पढ़ा। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग था जिनका ये कहना था कि उस किताब को हिंदी में छापा जाए। वो हिंदी में आ गई है, उसको यहाँ बनारस में लॉन्च किया जाएगा। इसी के साथ हम यहाँ आए हुए हैं। लेकिन उस पूरे सेमिनार का टॉपिक यही है कि आंतरिक चुनौतियाँ और ख़तरे भारत के सामने क्या हैं। इसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हुआ हूँ और 1-2 दिन रहूँगा आपके बीच में। यही मेरे आने का मकसद है। जो मुद्दे मैंने आपको गिनाए हैं ये सिर्फ जन जागरण के हैं, ताकि लोगों को पता चले कि जिस ज़मीन पे वो रह रहे हैं, जिसे अपना देश कह रहे हैं, जिसे अपना मकान कह रहे हैं, भारत की पार्लियामेंट में ऐसे भी कानून पास हो गए हैं जो आपके हैं नहीं और आपकी कोई सुनवाई नहीं करेगा। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जब ये मुकदमा गया तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि मैं इसको सुन नहीं सकता, क्योंकि पार्लियामेंट का कानून है कि इसकी सुनवाई हाई कोर्ट नहीं करेगी, इसकी सुनवाई वक्फ ट्राइब्यूनल करेगा। लेकिन उन्होंने जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया वो ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। उन्होंने कहा कि भारत की जो टोटल लैंड एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा तादाद में या सबसे ज़्यादा मात्रा में रेलवे के पास है, फिर डिफेंस के पास है,
और तीसरे नंबर पर भारत की ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। तो सवाल यह है कि जो लोगों ने 1947 में कम पॉपुलेशन होते हुए भी ज़्यादा ज़मीन ली, बांग्लादेश बना, कम पॉपुलेशन के हिसाब से ज़्यादा ज़मीन ली, वो हिंदुस्तान में लोग उसे बंटवारा कहते हैं, मैं उसे अपनी ज़बान में हिंदुस्तान ने दुनिया का सबसे बड़ा लैंड जिहाद था वो, और ज़मीन चली गई। अब भारत में वो लैंड जिहाद पार्लियामेंट और सत्ताओं के माध्यम से हो रहा है और लोग खामोश बैठे हुए हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ इसको देश के सामने लाएं। हम इस देश में रह रहे हैं, हमारे बच्चे आगे क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जो मकान आप इतनी मेहनत से बना रहे हैं वो आपका रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है। 7-8 साल में इस देश में बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि लोग मकान छोड़ के चले गए, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो हाई कोर्ट भी जाए, बहुत लोगों ने सुसाइड कर लिया है। तो ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को आप नहीं जानते जिन्होंने सुसाइड किया है, ये नौबत कल बनारस में, अलीगढ़ में, दिल्ली में, सब जगह नहीं आएगी, वहाँ भी आएगी, समय के साथ आएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।